नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन क्लिक करेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जो जीवित अंश वो जीव द्रव्य कहलाता है। वो किससे बना होता है? तो यह है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। अगला प्रश्न है किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो यह है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस माइटोकांड्रिया। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति गृह होता है। तो कोशिका का शक्ति गृह होता है शक्ति स्रोत। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकांड्रिया। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये लाल रक्त कोशिका में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र आपका केंद्रक है। अगला प्रश्न है किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हिस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोन। डीएनए का संबंध जो मूल प्रोटीन से है वो का क्या है? हिस्टोन से है। क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं रहता है? तो थायमिन डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। अगला प्रश्न है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है राइजोम्स होते हैं। तो राइजोम्स क्या होते हैं? आरएनए होता है राइजोम। अगला प्रश्न है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में। जीन किस में पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ए वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। अगला प्रश्न है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने अलग किया था। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है आपका डीएनए। अगला प्रश्न है गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो ये मध्यावस्था से। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन मध्यावस्था से किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? रेट्रो वायरस के द्वारा होता है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है रेट्रो वायरस। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये वायरस विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है
इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है। इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही के रूप में जम जाता है, जमना। अगला प्रश्न है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये जो दालें होती, दलहनी फसल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दालें के पौधे की जड़ के साथ क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो उनको किण्वनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के प्रकारों में छत्रक किससे संबंधित है? तो एक कवक से। छत्रक क्या होता है? छत्रक जो मशरूम होता है उसी छत्रक कहते हैं। तो ये क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? तो एक कसकठा से भरे कवक का जाल होता है। क्या होता है? कवक का जाल होता है। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है? जो आटा फूल जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन होता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कार्य करता है? तो एक किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में जो खमीर इस्तेमाल किया जाता है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन का आविष्कार। एफ्ला विष किससे बनता है? तो एफ्ला विष आपका कवक से बनता है। अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का जो विकास होता है उसको सेक्सिकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकॉल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये है आपका लाइकेन्स। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन्स। अगला प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन आपका लेमिनीरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान आपका शैवाल का अध्ययन है, एल्गोलॉजी। अगला प्रश्न है कि शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल का फलने का कारण सुपोषण होता है। शैवाल का फलने का कारण सुपोषण होता है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। किसमें? चावल में। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो होता है आपके किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन की एक प्रजाति है जिसके बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोइया। अगला प्रश्न है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये है आलू का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। अगला प्रश्न है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। डिलोनिक्स रेजिया रफ़ी किसका वैज्ञानिक नाम है? डिलोनिक्स रेजिया रफ़ी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गुलमोहर का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसी का नाम है गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया रफ़ी। अगला प्रश्न है, ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो हमारा चैनल का लोगो है और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।